नमस्कार, आप देख रहे हैं मुद्दा और मैं हूं आपके साथ चंद्रशेखर त्रिशूल। देश के उपराष्ट्रपति के चुनाव के बाद, देश के राष्ट्रपति के चुनाव के बाद अब उपराष्ट्रपति चुनाव के पद की बारी है। 6 अगस्त को ये चुनाव होना है। उपराष्ट्रपति पद के चुनाव में एनडीए के उम्मीदवार जगदीप धनखड़ हैं, पश्चिम बंगाल के राज्यपाल रह चुके हैं। वहीं विपक्ष की ओर से मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया गया है। इस बार चुनाव को लेकर भी सियासत जारी है। दरअसल आप ने मार्गरेट अल्वा तो बीएसपी ने जगदीप धनखड़ को समर्थन करने का ऐलान किया है। अब देखना है कि उपराष्ट्रपति पद के लिए चुनाव में किस उम्मीदवार को ज़्यादा समर्थन मिलता है। इसी बीच अब लोकसभा में तृणमूल कांग्रेस संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय का पत्र सामने आया है। सुदीप बंदोपाध्याय ने पश्चिम बंगाल विधानसभा में विपक्ष के नेता शुभेंदु अधिकारी के सांसद पिता को पत्र लिखा है। लोकसभा में टीएमसी संसदीय दल के नेता सुदीप बंदोपाध्याय ने शुभेंदु अधिकारी के पिता शिशिर अधिकारी को पत्र भेजा है। सुदीप बंदोपाध्याय ने शिशिर अधिकारी को भेजे इस पत्र में ये कहा है कि लोकसभा और राज्यसभा दोनों ही सदनों के संसदीय दल के सदस्यों ने उपराष्ट्रपति चुनने के लिए होने वाले मतदान से दूर रहने का निर्णय लिया है। देखिए, भारतीय जनता पार्टी और एनडीए के लोग तो पहले दिन से अस्वस्थ है। अब जैसे जैसे चुनाव का समय नजदीक आते जा रहा है, कांग्रेस भी पूरी तरह से ये मान चुकी है कि धनखड़ जी बहुत भारी मतों से जीतेंगे आज, और हम सबकी उनके लिए साथ में शुभेच्छा है, शुभकामनाएं हैं। राष्ट्रपति चुनाव के बाद उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लगातार एनडीए बढ़त की ओर अग्रसर, और ऐसे में अब ये देखना होगा कि क्या वाकई में विपक्ष पूरी तरह से तमाम मोर्चों पर हार मान चुका है या कहीं अब चुनौती बाकी रह गई है, क्योंकि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी लगातार लग रहा है कि जगदीप धनखड़ बड़ी जीत की ओर अग्रसर हैं। अब ऐसे में बिखरा हुआ विपक्ष और इसके बाद एकजुट एनडीए और लगातार बढ़ता हुआ एनडीए, आखिर क्या वाकई में विपक्ष बिखर चुका है, टूट चुका है, या सत्ता पक्ष को हर एक मोर्चे पर चुनौती देने में नाकाम साबित हो रहा है, और उसके रोज नए से नए उदाहरण सामने आ रहे हैं। और उन्हीं उदाहरणों में ये दो चुनाव वर्तमान में, राष्ट्रपति का चुनाव और उपराष्ट्रपति का चुनाव, इसमें पूरे देश को ये दिख चुका है कि विपक्ष पूरी तरह से बिखरा हुआ है, और कहीं ना कहीं ऐसे में एनडीए लगातार आगे बढ़ रहा है। अब क्या वाकई में बड़ी जीत होने के बाद एनडीए जहां अपने आप को फिर एक बार विजेता साबित कर देगा, वहीं क्या विपक्ष फिर फूट की ओर अग्रसर हो जाएगा। अभी एनडीए की ताकत में लोकसभा में भाजपा के 303 सदस्य हैं, जबकि राज्यसभा में 91 यानी अकेले भाजपा के वोटर्स मिलाकर 394 वोट है। 5 नामित सदस्य मिलाकर यह संख्या 399 हो जाती है। एनडीए के सहयोगी दलों के तौर पर अभी लोकसभा में 31 और राज्यसभा में 16 सांसदों का समर्थन बीजेपी को मिला है। ये मिलाकर एनडीए के 446 वोट हो जाते हैं। अब चुनाव आते आते विपक्ष के भी कई दलों ने धनखड़ को समर्थन दे दिया है। ऐसे में भाजपा उम्मीदवार धनखड़ को जीत के लिए जरूरी आंकड़े से कहीं ज़्यादा वोट मिलने वाले हैं, और ये अब तय हो चुका है। ऐसे में क्या वाकई विपक्ष को एक बार आत्मचिंतन की, गहन मनन की आवश्यकता है, और आत्मविश्लेषण की भी आवश्यकता है कि आखिर क्यों हर एक मोर्चे पर यूपीए, बिखरा हुआ विपक्ष लगातार हार का मुंह देख रहा है। क्यों अलग अलग दिशाओं में
सत्ता पक्ष का विरोध हो रहा है। कहीं ना कहीं राजनीतिक हित इसमें आड़े आ रहे हैं और शायद इसलिए सत्ता पक्ष इस बात से पूरी तरह आश्वस्त है कि आने वाले लंबे समय तक यूपीए से, विपक्ष से कोई चुनौती एनडीए को, सत्ता पक्ष को नहीं मिलने वाली है। सीधे चलेंगे मेहमानों के पास। 3 मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं। प्रदीप भटनागर बीजेपी से, रत्नाकर सिंह कांग्रेस से, आरबी उपाध्याय वरिष्ठ पत्रकार। आप तीनों का स्वागत है एनबी न्यूज पर। प्रदीप जी, क्या लग रहा है कि अब विपक्ष भटक चुका है, एकजुट होने से कोसों दूर है और लगातार चुनाव दर चुनाव, मौका दर मौका, मुद्दा दर मुद्दा विपक्ष अपने आप को कहीं भी साबित करने में नाकाम रहा है और शायद इसीलिए आप पूरी तरह आश्वस्त हैं कि चुनौती लंबे समय तक मिलने वाली नहीं है? विपक्ष एकजुट रहे या विपक्ष अनेकजुट रहे, इससे सरकार को कोई फर्क नहीं पड़ता। सरकार को जो काम करना है वो करेगी। आप जो एकजुटता की बात कर रहे हैं, मैं बता दूं कि आपका संघर्षशील जो लोग होते हैं वो एकजुटता में आते हैं और एक दूसरे की मानते उसे एकजुटता कहते हैं। कहावत है ना कि मैं भी रानी तू भी रानी, तो कौन भरेगा घर का पानी। तो वो सबसे समस्या ये आ रही है। अब प्रधानमंत्री के दावेदार श्री केजरीवाल जी भी है, प्रधानमंत्री के दावेदार आपके ममता जी भी है, श्री राहुल गांधी जी भी है, चंद्रशेखर राव जी भी है। बहुत लंबी लाइन है। पहले तो लालू जी भी थे, मगर वो बेचारे बीमार पड़ गए। नहीं, वो दौर निकल गया। तो थोड़ा सा ये रानी वाला खेल है। हाँ, वो रानी वाला खेल है कि कौन बनेगा घर का पानी। और एकजुटता के लिए तो हमने कसीदे बहुत देखे। हमने पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी रैली भी देखी, जहाँ कम से कम 20 से 25 विपक्षी दल एकजुट हुए। और हमने दिल्ली में भी बहुत कुछ देखा। मगर जब हम बात करें एक सर्वोच्च पद की, तो वहां समझते कि वहां एक मत और एक तरीके से खड़ा होना चाहिए। और जो सर्वोच्च पद के लायक है और सर्वोच्च पद में बैठने जा रहा है, उसके लिए सारे दल एक समान है। वो पहले क्या था वो बात अलग है। मगर जो एक मंशा सोच की है या एक सोच को ले जाने की है, सबसे बड़ी चीज उस पर डिपेंड करती है कि आप उस पद के लिए क्या बोलते हैं और क्या कहते हैं। जी, आपकी जबान फिसल गई या आपने खड़े होकर बोल दिया, आपने जानबूझ के स्टेटमेंट दी, वो सब चीजें आपके सामने है। एक गरिमा की, एक पद की गरिमा होनी चाहिए। थोड़ी ये चीजें भी विपक्ष को देखनी चाहिए। मैं आज का उदाहरण बता रहा हूँ कि शुभेंदु अधिकारी जी, ये जो उनके फादर हैं, सांसद हैं टीएमसी से, आज उनको पत्र लिखे खुद ममता जी ने कहा है कि आप वोट डालने नहीं जाएंगे, आप सम्मिलित नहीं होंगे। जहां ये कानून की या आप इंडिपेंडेंटता की आप दुहाई देते हो और वहां पे आप एक अधिकार, मौलिक अधिकारों पे उनके हनन का काम कर रहे हो, और कॉलेज जो एक अपने मत का प्रयोग है और आपको जनता की तरफ से चुनना है और आपको जो अधिकार दिया गया है, आप उससे वंचित किया जा रहा है। ये भी एक साथ सोचे समझने वाली बात। ठीक है कि आप देश को क्या कहना चाहते हैं और क्या संदेश देना चाहते हैं। बिल्कुल। आरबी उपाध्याय जी, आवाज आ रही है आपको मेरी? हाँ, बिल्कुल आ रही है। तो आरबी उपाध्याय जी, किसी तरह का कोई व्हीप जारी भी नहीं किया जाता है इन चुनावों में, दोनों ही चुनावों में। कैसे ये चिट्ठी लिख डाली? तूने खत में क्या लिख डाला, ऐसी क्या नादानी हो गई, मेरे घर तक आते आते चिट्ठी पानी पानी हो गई। क्या लिख डाला ऐसे चिट्ठी में? देखिए, कुछ भी लिखिए, कुछ भी कहिए, उसका असर क्या होना, जी, ऑब्जेक्ट क्या है? क्या विपक्ष में उतनी ताकत है कि जगदीप आ सकता है? धनखड़ जी देखिए सत्ताधारी दल के उम्मीदवार हैं। हमने महामहिम राष्ट्रपति के चुनाव में भी देखा, माननीय द्रौपदी मुर्मू जी के खिलाफ अंतरात्मा की आवाज, विपक्षी एकता,
विहिप भी जारी हुए, लेकिन परिणाम क्या निकला उसका? तो विपक्ष कोशिश जरूर करता है, लेकिन वो सफल नहीं हो पा रहा है। और विपक्ष को जो चुनौती पेश करनी चाहिए सत्ताधारी दल के सामने, वो चुनौती मैं समझता हूं पेश नहीं कर पा रहा है। और बात बिल्कुल जैसा कि अभी बीजेपी के प्रवक्ता ने भी कहा कि देखिए नेतृत्व कौन करेगा? नेतृत्व विहीन सेना कभी विजय प्राप्त नहीं करती है। अब कोई किसी के अंडर में काम करना नहीं चाहेगा। एक मुख्य विपक्षी दल कांग्रेस है। कांग्रेस के हालात ये हैं कि जो क्षेत्रीय दल हैं वो उसके कद के अनुसार वो गठबंधन भी नहीं करना चाहते। जो एक सम्मान मिलना चाहिए वो सम्मान नहीं देना चाहते। जब नेतृत्व की बात आती है तो ममता बनर्जी आगे आ जाती हैं, दूसरे नेता आगे आ जाते हैं, और कोई किसी के नेतृत्व में काम नहीं करना चाहता। तो वर्तमान जो राजनीतिक परिस्थितियां हैं उसमें मैं समझता हूं सत्ताधारी दल को विपक्ष मजबूती के साथ जो एक चुनौती पेश करनी चाहिए वो नहीं कर पा रहा है। और देखिए मुद्दे बहुत हैं, मुद्दों की कमी नहीं है। चलते कल महंगाई है, बेरोजगारी है, किसान है, पानी है, बिजली है, सड़क है, इतने सारे मुद्दे हैं, लेकिन कोई भी किसी भी मुद्दे के साथ विपक्ष कनेक्ट नहीं कर पा रहा। कनेक्ट एक शब्द है, कनेक्ट। वो अगर आप जनता के साथ कनेक्ट नहीं कर पाएंगे, जनता को ये महसूस नहीं होगा कि विपक्ष मेरी आवाज उठा रहा है, विपक्ष मेरे लिए लड़ रहा है, तब तक वो वोट में तब्दील नहीं होगा जी। यथार्थ में हमने देखा है कि जब भी कोई बड़ा आंदोलन होता है जनता उसका में सहभागी होती है, उसमें पार्टिसिपेट करती है। तो जनता की सहभागिता तभी होती है जब जनता को लगता है कि मैं महंगाई से त्रस्त हूं और विपक्ष महंगाई कम कराने की बात कर रहा है, जो कि सत्ताधारी नहीं कर रहा है, तो जनता जुड़ेगी। और अगर विपक्षी दल अपने आप को बचाने में, अपने नेताओं को बचाने में, अपने नेतृत्व के प्रति वफादारी दिखाने में ही लगे रहेंगे, मैं नहीं समझ जी ठीक है, कोई चुनौती दे पाए। बिल्कुल। रत्नाकर जी मैं आऊंगा। रत्नाकर जी क्या लग रहा है कि विपक्ष हर एक मोर्चे पर पूरी तरह निर्बल साबित हो रहा है और सत्ता पक्ष अपने आप को निर्बल साबित करने में कहीं कोई कोर कसर नहीं छोड़ रहा है? ऐसा क्यों हो रहा है कि लगातार हर एक मोर्चे पर विपक्ष पहले से ही हार जाता है या हारने जैसी हालत में दिख जाता है और उसका सीधा फायदा लड़ाई से पहले सत्ता पक्ष को मिलना शुरू हो जाता है? एक सबसे बड़ी जो रणनीति है वो यही है रणनीति है। जी देखिए, आज की परिस्थिति अगर देख लीजिए तो देश में विरोधी पक्ष के नेताओं की आवाज को दबाया जा रहा है। अगर कोई भी भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ अगर कोई आवाज उठा रहा है, गलत नीतियों के खिलाफ आवाज उठा रहा है, जीएसटी, नोटबंदी, अनप्लान्ड लॉकडाउन, अभी जीएसटी जो दूध दही पे लगा है, ये सारी बातें हैं जो सामने आती है। जब कोई भी विरोधी पक्ष का नेता इन पे आवाज उठाता है तो इनकी ये फितरत बन गई है कि उनके खिलाफ केंद्रीय एजेंसियों को लगा देंगे और वो उनकी आवाज को दबाने की कोशिश करेंगे और ताकि वो बोल नहीं पाए। आज परिस्थिति देश भर में ऐसी बन गई है कि आज ये क्षेत्रीय पार्टियों को पहली चीज थी, इनके जो अध्यक्ष हैं जेपी नड्डा जी, उन्होंने अपने एक मीटिंग में कहा कि क्षेत्रीय दलों को जो है खत्म कर दिया जाए, जिसकी शुरुआत आपने देखा कि महाराष्ट्र में शिवसेना को उन्होंने दो फाड़ कर दिया। जेडीयू में भी आज की सुबह की ब्रेकिंग थी, वो देख रहे हैं कि किस तरह से जेडीयू में भी हलचल चल रही है, वहां पे बिहार में भी। तो ये क्षेत्रीय पार्टियों को खत्म करना चाहते हैं और बची राष्ट्रीय पार्टियां, अब राष्ट्रीय पार्टियों को कमजोर करना चाहते हैं। उनके जो शीर्ष नेता हैं उनके ऊपर ये ईडी की जांच बिठा देते हैं
कि आप उसी में उलझे रहिए ताकि आप जो है मूलभूत मुद्दे हैं वो मूलभूत मुद्दों के ऊपर आप बोलिए मत। तो ये एक स्ट्रेटेजी बन गई है इनकी। दूसरी सबसे बड़ी स्ट्रेटेजी इनकी क्या बन गई है कि जब भी चुनाव या कोई इस प्रकार की बात आती है या कोई नीतिगत फैसले लेते हैं जब ये, और उस समय जब हम इनकी नीतियों का विरोध करना शुरू करते हैं उस समय ये मुद्दों का ध्यान जो है भटकाने की कोशिश पूरी तरह से करते हैं, जो बोलते हैं कि इशू डाइवर्जन। अगर ये मुद्दों को भटकाने की कोशिश करेंगे किसी न किसी मुद्दे पे आ जाएंगे, चाहे वह कोई भी इनका राष्ट्रवाद से जुड़ा हुआ, वैसे तो ये छद्म राष्ट्रवादी है, इनके राष्ट्रवाद से कहीं लेना देना कुछ है नहीं, लेकिन ये तिरंगा यात्रा करेंगे, ये तिरंगा यात्रा करेंगे, ये रोजगार को यात्रा नहीं करेंगे, ये तिरंगा यात्रा करेंगे। तो इस तरह से मुद्दों से ध्यान भटकाने के लिए भारतीय जनता पार्टी प्रायः यह काम करती है, विरोधी दल के नेताओं की आवाज दबाने के लिए प्रायः यह काम करती है। तो हम हमारा ये कहना है, तिरंगे के प्रति तो सबकी आस्था है। आपने ये क्या जवाब दे दिया है? तिरंगे के प्रति तो सबकी आस्था है। यात्रा के बारे में बोला नहीं, ये कोशिश करते हैं भटकाने की और आप भटक जाते हैं। आप भटक जाते हैं, ये बात, ये तो कमी आप ये बात, ये बिल्कुल सही बात। आरवी उपाध्याय जी, आपने नब्ज पकड़ी है बिल्कुल, ये बिल्कुल सही बात, ये सही बात कही है आपने, सही बात कही है आपने। ये भटकाते हैं और आप भटक जाते हैं। आप तिरंगा यात्रा का विरोध करेंगे। देखिए, आप जब तक कौन विरोध किया? आज तिरंगा यात्रा की बात हो रही है। कौन विरोध किया? आप गलत बोल रहे हैं। आप उपाध्याय जी आप भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता बन जाते हैं। आपने तिरंगा यात्रा का कौन विरोध किया है? सुन ले मेरी बात कर रही है, मेरी बात कर रही है, मेरी बात सुनिए। नेता कर रहे हैं, सारे आप अपनी बात, राहुल गांधी कर रहे हैं, सोनिया जी कर रहे हैं, आप अपनी बात, सारे विरोध कर रहे हैं यात्रा का। नहीं, त्रिशूल जी मुझे बोलने का मौका बीच में भारत का रत्नाकर जी सुन लीजिए, रत्नाकर जी को सुन लीजिए एक बार, सुन लीजिए एक बार। क्या पता अधीर रंजन चौधरी गलत बोल गए तो रत्नाकर जी नहीं बोल सकते हैं, कोई विराम थोड़े है। लेकिन मौका दीजिए, सुधारने का मौका दीजिए। जी रत्नाकर जी कहिए अपनी बात को। हो सकता है भावना में या भावावेश में गलत बात निकल गई हो आपकी। क्या गलत बात बोला? आप कह रहे थे ना कि तिरंगा यात्रा में तो इनका इंटरेस्ट है लेकिन रोजगार में नहीं है। तिरंगा यात्रा को रोजगार से मत जोड़िए, देश की भावनाओं को। नहीं, मैंने ये बोला, सुनिए तो, अरे तो मेरी बात सुनिए। तिरंगा यात्रा की तरफ ध्यान भटकाने का कोशिश कर रहे हैं ये कौन सी गलत बात बोली है मैंने? जरा ये बात बताइए, मैंने ये क्या गलत बात बोली है मैंने? आप बताइए। त्रिशूल जी पत्रकार है इतने वरिष्ठ, और आरवी उपाध्याय जो है अघोषित प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी के। इसमें कोई निर्णय, भारतीय जनता पार्टी आपको अपना एजेंडा देना चाहिए था, वो कर रहे थे, आप दूसरी रेट में करते। नहीं, उपाध्याय जी के ऊपर तो आप गलत आरोप लगा रहे हैं। उपाध्याय जी तो खूब तीर चलाते हैं बीजेपी के ऊपर। उपाध्याय जी के ऊपर तो थोड़ा गलत लगा रहे हैं। उपाध्याय जी तो बड़े आज आपने बड़े धर्म संकट में डाल दिया उपाध्याय जी को। कोई कांग्रेस का प्रवक्ता बता देगा, मुझे इससे कोई फर्क नहीं। मैंने जब भी देखा है उपाध्याय जी हमारे प्रवक्ता भारतीय जनता पार्टी की नीतियों का विरोध करते हैं और कांग्रेस के ऊपर ज्यादा टीका टिप्पणी करते हैं। अगर कांग्रेस की हालत सच है, आरोप लगाने उपाध्याय जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए। रत्नाकर जी को एक बार अपना पक्ष स्पष्ट कर लेने दीजिए, फिर मैं आऊंगा। जी अब देखिए सुनिए भाई, सुनिए रत्नाकर जी, सुन लीजिए, मेरी बात तो पूरी करेंगे। तिरंगा यात्रा पे ही मेरी बात पूरी नहीं हुई है, जिस पे प्रश्न चिन्ह आप लोग उठा रहे हैं और बेवजह उठा रहे हैं। हम नहीं उठा रहे हैं। नहीं, अभी आप तो बोल रहे थे कि नहीं, किसी ने नहीं उठाई, आप खुद बोले। किसी ने नहीं बोला। तिरंगा यात्रा की बात कर रहे हैं, तिरंगा यात्रा के साथ रोजगार को जोड़ रहे हैं। देश में मूलभूत समस्या क्या है? क्या तिरंगा यात्रा नहीं होनी चाहिए? अरे जरा मुझे बात पूरी कर लेने दीजिए, जरा बात करिए। शांति रत्नाकर जी, भाई शांति, ऐसे मत करिए। विपक्ष को आप पूरी तरह से दबा रहे हैं भाई। सुन लीजिए, तिरंगा यात्रा का विरोध करेंगे तो देश उनका विरोध कर देगा।
आपको जरूरत ही नहीं है, देश विरोध कर देगा कांग्रेस का। आप बोलिए रत्नाकर जी। मैं ये कह रहा हूँ, मेरे कहने का तात्पर्य यही है, और जो शायद आप दूसरे पक्ष में उसको सोच रहे हो, मेरा कहने का मैंने आपको मौका दे रहा हूँ तीसरी बार अपना पक्ष रखने का। रत्नाकर जी आप आरोप मत लगाइए। देखिए मेरा कहने का तात्पर्य ये है कि भारतीय जनता पार्टी जो छद्म राष्ट्रवाद का चोला ओढ़ के बैठी है, जो ये साबित करने की कोशिश करती है कि हम सबसे बड़ी राष्ट्रवादी पार्टी हैं, हिंदू हितैषी पार्टी हैं, तो मेरा ये कहना है कि आप लोग 80% हिंदू हैं यहाँ पे भारत देश में, उन हिंदुओं के जीवन स्तर को सुधारने के लिए आप क्या कर रहे हैं? मेरे प्रश्न का जवाब पहले आप दे दीजिए। आप आज लोग जो है, भारत की जनता महंगाई से त्रस्त है, कमर तोड़ महंगाई है। आप उस महंगाई को कम करने के लिए क्या रास्ता अख्तियार कर रहे हैं, वो बता दीजिए। देश में महंगाई, बेरोजगारी चरम पे है, उसके लिए आप क्या कर रहे हैं, जरा आप ये बता दीजिए। अब सुनिए अब मैंने सुन लिया आपका पक्ष, सुन लिया मैंने, पक्ष सुन लिया भाई, पक्ष सुन लिया। और देखिए दबाव ना बनाइए, दबाव मत बनाइए। देखिए पक्ष सुन लिया मैंने आपका। आरबी उपाध्याय जी ये बोला रत्नाकर सिंह जी ने कि देखिए तिरंगा यात्रा निकाली जा रही है, लेकिन रोजगार के नाम पर कोई बात नहीं हो रही है। क्या ये भावना या ये आरोप या ये जो उनका संदर्भ है, दोनों ये आपस में आपको लगता है सही है? यात्रा एक अलग मैटर, बेरोजगारी, महंगाई, शिक्षा, स्वास्थ्य, सड़क, बिजली, पानी, ये अलग चीजें हैं। आप सारी चीजों को गड्ढमड्ढ करेंगे, आप महंगाई के साथ मान लीजिए तिरंगा यात्रा को जोड़ देंगे, मेरे से कोई फर्क नहीं पड़ता। काला कपड़े को राम मंदिर के बारे में जोड़ देते हैं, वो बात संदर्भ आप नहीं कह पा रहे हैं, वो बात कह नहीं पा रहे कि महंगाई को राम मंदिर के ऊपर जोड़ देते हैं। ठीक है, आप कहिए, आप अपनी पार्टी का जो भी विजन है वो रखिए। नहीं आरबी उपाध्याय जी, अरे भाई मैं कह रहा हूँ आप, अरे रत्नाकर जी आप सुनिए तो रत्नाकर जी सुनिए तो भाई, अरे रत्नाकर जी सुनिए रत्नाकर जी सुनिए। आरबी उपाध्याय जी नहीं आप बात कर रहे हैं, आप भाजपा के अघोषित प्रवक्ता की तरह बात कर रहे हैं उपाध्याय। मैं सुबह देखा है आपको, और अगर आप सच्चे पत्रकार हैं तो निष्पक्ष बात करिए ना। मुझे सच्चे पत्रकार है तो निष्पक्ष बात करिए, बीजेपी से लेना है, निष्पक्ष बात करिए। अमित शाह के बयान में आप क्या बोल रहे हैं बता दीजिए। अमित शाह के बयान में आपने क्या बोला? अरे अमित शाह के बयान में बोलिए ना जरा। आप बोलिए, आपका क्या काम है? आप पार्टी प्रवक्ता हैं। मैं तो बोल ही रहा हूँ, जब मैं बोल रहा हूँ तो उससे दूसरे संदर्भ में जोड़ दे रहा हूँ। नहीं सुने, जब मैं बोल रहा हूँ, जब मैं रोजगार की बात कर रहा हूँ तो उसको दूसरे संदर्भ में जोड़ दे रहा हूँ। रत्नाकर जी इतना क्यों उखड़ रहे हैं? इतना उखड़ने की जरूरत ही नहीं है, क्यों उखड़ रहे हैं? जब आप पूछे बीजेपी से, मैं तो ये कह रहा हूँ कि कौन छद्म राष्ट्रवादी है, कौन कट्टर राष्ट्रवादी है, ये कौन तय करेगा? हम टी चैनल की डिबेट में बैठ कर तय करेंगे, ये जनता तय करती है, और जनता की अदालत का फैसला ही सर्वोच्च फैसला होता है। वहाँ क्या फैसला है उपाध्याय जी, वहाँ फैसला क्या है? उसके बारे में आप चर्चा कर लीजिए। राहुल गांधी ने ये कहा ना कि सारी केंद्रीय एजेंसियों का दुरुपयोग करके और इलेक्शन कमीशन, ईडी, सारे जो स्वायत्तशासी एजेंसियां उसको जब रोड कर देंगे तो कोई भी जीत सकता है। इस पर आप बताइए, आपने बताया क्या? आप सुने आप सुन लें। ईडी की बात कर रहे हैं, करोड़ों रुपए ईडी ने बरामद किए हैं, नोटों के अंबार लगे हैं। क्यों नहीं ये दुरुपयोग के ऊपर ईडी की जांच करवा रहे हैं? क्यों नहीं करवाने के ऊपर ईडी की जांच करवा रहे हैं? करवाइए ना, बात करवाइए। तो बोल रहे हो, सुन नहीं रहे आप, आप गिर रहे हो तो चिल्लाने में बैठ गए आप। और सुने नहीं रहा, गिर तो नहीं रहा। घोषित अरे भैया आप तीनों बोलते रहिए, सुन कोई नहीं रहा है आपको, आप अपना पक्ष रखते रहिए। ऐसे ये प्रबुद्ध
प्रबुद्ध वक्ताओं की निशानी नहीं है आप जो ये कर रहे हैं सब यहाँ बैठ के। अरे भाई शांति से शांति से शांति से। कहाँ से आए हैं आप लोग, कब कौन से चैनल से आए हैं, कहाँ डिबेट में थे इससे पहले? यहाँ नहीं होता ये सब। रत्नाकर जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। रत्नाकर जी मैं आ रहा हूँ, उपाध्याय जी मैं आ रहा हूँ। उपाध्याय जी आपको सारे पक्ष रखने चाहिए, रत्नाकर जी को क्रोधित होने का अवसर मत दीजिए, आप सारे पक्ष रखिए। कल 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 यात्रा को शाम होते होते केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने भी मोड़ दिया, इनके काले कपड़ों को राम मंदिर के शिलान्यास से जोड़ दिया। कहीं ना कहीं आप पक्ष रखिए। मैं अरे रत्नाकर जी आप शांति तो रखिए भाई, सुन लीजिए। मैं जितने चैनलों पे था मैंने खुद कहा कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया है, काबिले तारीफ है। पहली बार मैं कहूंगा कांग्रेस ने अच्छा प्रदर्शन किया। और मैं बार बार कहता था चैनलों पे कि बजाय ईडी के खिलाफ जाने के जनता के मुद्दों के खिलाफ, जनता के मुद्दों के हित में, महंगाई पे, बेरोजगारी पर, इस पर प्रदर्शन करें तो एक अच्छा मैसेज जाएगा। और शायद कांग्रेस नेतृत्व को लगा कि उपाध्याय जी बात ठीक कह रहे हैं। और मैंने देखा कि पहली बार कल अच्छा प्रदर्शन था। और मैं जितने चैनलों पे था सारे चैनल पे मैंने अप्रिशिएट किया है। कल की डिबेट आके देख लिए रत्नाकर जी। यहाँ की बात कीजिए। रत्नाकर जी क्या लगता है आपको कि कांग्रेस मौका चूक रही है या वो कहने का जो कहना चाहती है वो कह नहीं पाती, कुछ और कह जाती है और आप इसका फायदा उठा लेते हैं? देखिए अरे रत्नाकर जी मेरा सवाल प्रदीप भटनागर जी से। जी प्रदीप जी। जी रिपीट करें। प्रदीप जी कांग्रेस जो कहना चाहती है, विपक्ष भी उसमें सम्मिलित है, जो कहना चाहती है वो कह नहीं पाती और जो नहीं कहना चाहती है वो कह जाती है और माफी मांगने पर भी उतारू हो जाती है, लेकिन आप उसको पूरी तरह पकड़ लेते हैं। वहां ले जाके फंसाते हैं जहाँ पानी न मिले। देखिए त्रिशूल जी, राजनीति में सब चीज चलती है। आप विरोध भी कीजिए तो विरोध के साथ आप उस चीज का सम्मान भी कीजिए जो देश में चल रहा हो, और आप उस चीज को भी देख के चलिए जो जनता आप लोगों से उपेक्षा करती है, सरकार से उपेक्षा करती है। ये बहुत बड़ी, क्योंकि आप भी सरकार के नुमाइंदे रह चुके हैं। अपेक्षा करती है, तो जनता की हो ही रही है भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ। मगर आप लोग ये चीज सोचिए कि आप काले कपड़े पहन के करें, चलो ठीक है, वो भी ठीक है। पर आपने जो सत्याग्रह, इससे पहले सत्याग्रह नाम दिया, वो किनके लिए दिया था आपने? सत्याग्रह का शब्द का आपको मायने तो पता ही सत्याग्रह क्या होता है। जो जमानत में बाहर हैं, जो पूछताछ के लिए बुलाए जा रहे हैं, आप उनके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। एक राज्य का मुख्यमंत्री, मुखिया वो रोड में प्रदर्शन कर रहा है, इतने शर्म की बात है। नहीं, अब क्या लगता है कि उपराष्ट्रपति चुनाव में भी आप जीत की ओर अग्रसर हैं और कहीं ना कहीं यहाँ पे भी आप जैसे ही जीत जाएंगे फिर विश्लेषण करेंगे आगे और क्या करना है इसमें, लेकिन विपक्ष उस आत्मविश्लेषण, उस आत्ममंथन में कामयाब नहीं हो पा रहा है या वो कर नहीं पा रहा है? मैं त्रिशूल जी बताता हूँ विपक्ष के बारे में। चाहते हैं कि विपक्ष कोई भी धरना प्रदर्शन करे तो वो भी सत्ता पक्ष से पूछ कर करे। कोई भी कार्यक्रम हो, बीजेपी ले ले। उपाध्याय जी मैं बताता हूँ आपको, जी आप विरोध प्रदर्शन की बात करिए। हमने भी विपक्ष में खूब विरोध भी करा, प्रदर्शन भी करा, लखनऊ में पैर तोड़वाया, दिल्ली के बाहर भी कराया है। सुन लें एक बात, जब आप संसद नहीं चलने देते थे तब आपके नेता कहते थे कई बार संसद की कार्रवाई न चलने देना भी देश हित होता है। यानी आपके स्टेटमेंट को फूल चढ़ाता हूँ बिल्कुल, मगर ऐसा भी नहीं सर, फूल मत चढ़ाइए, ऐसे मत कीजिए। आपकी बात का सम्मान करता हूं, ऐसे मत कीजिए प्रदीप जी, आप प्रबुद्ध वक्ता है, ऐसे मत कीजिए। फूल चढ़ा रहे हैं सर, समय खत्म हो जाएगा प्लीज। फिर फूल मत चढ़ाइए। तो हाँ चलिए, मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये नहीं कि भारतीय जनता पार्टी ने विपक्ष में बैठ के कि आपने पार्लियामेंट नहीं चलने दिया, जिन चीजों के लिए जिस चीज का विरोध करा उस चीजों का विरोध कर जो ये गलत चीजें लाना चाहते थे। ये नहीं कि पार्लियामेंट से हर समय 5 साल तक ही वॉकआउट रखा, हर सत्र में वॉकआउट रखा। क्या देश चल जाता ऐसे? नई नीतियां बन जाती है क्या? आज कई वर्षों से कांग्रेस क्या कर रही है?
कहता हूँ कई वर्षों से कांग्रेस क्या कर रही है। आज आपको 300, आज पिछली सरकार 5 वर्ष चल गई, 365 दिन, 1895 दिन आपको धरना प्रदर्शन याद आया, और वो भी काले कपड़े पहन के। उससे पहले आप सत्याग्रह करते हैं, जो सत्याग्रह महात्मा बापूजी ने करा इस देश को आजाद कराने के लिए। आप किसको करते हैं कि जो ईडी के कटघरे में जो कोर्ट से अपनी जमानत लेके आए हुए। कौन कांग्रेस का नेता, मुझे एक बता दीजिए, एक स्वच्छ राजनेता एक बता दीजिए जो थे वो पार्टी छोड़ के चले गए इनकी, आप उनके लिए सत्याग्रह कर रहे हैं। अरे भाई, अगर आप कानून में विश्वास रखते हैं, लॉ एंड ऑर्डर में विश्वास रखते हैं, तो आप सामना कीजिए ना। श्री राहुल गांधी जी ने भी तो कल परसों मीडिया के स्टेटमेंट दी कि हम लड़ाई लड़ेंगे, हम ईडी की बात का जवाब देंगे, और हम भागने वालों में से नहीं है। तो ये चीजें एक नेता को अच्छी लगती हैं, ये आपकी करनी है। आज जो आप 0 सन्नाटा हो गए, 5 राज्य चुनाव में आप 0 हो गए, क्यों हो गए? कि आपने सदैव उसका विरोध करा जो देश हित में था। किसका करा? एक लंबे वर्ष तक आप कांग्रेस के जितने भी सुप्रीम कोर्ट के वकील थे वो राम जन्मभूमि के लिए लड़ते आए विरोध में, पहला। दूसरा, जब 3 तलाक कानून का जब आया, 3 तलाक के विरुद्ध में आप सुप्रीम कोर्ट गए। जब आतंकवादियों को जब फांसी होनी थी, तब आप आधी रात को आप कोर्ट गए, आपने जजेस उठा दिए। आपने एक देश के हित में आप धारा 370 के विरोध में आप जेल गए। जब धारा 370 जब हटाई गई और जब वहां जितने भी नेताओं को हाउस अरेस्ट किया गया, तो कौन गया सुप्रीम कोर्ट? कांग्रेस के नेता और उनके वकील गए। तो देश हित में आप कहीं तो खड़े हुई है। आप देश के लोगों को सोचते, बेवकूफ को समझते नहीं है। ये आपकी करनी है, ठीक है। और ऐसी बहुत सारी चीजें हैं, उदाहरण है जो आपने कभी भी सत्ता पक्ष के लिए, अच्छे कामों के लिए आप आई नहीं, हर चीजों के लिए आप सुप्रीम कोर्ट भागे। आप काले कपड़ों की बात करें, आज से पहले तो कभी काले कपड़े याद नहीं आए आपको, क्योंकि आपने लंबे वर्ष तक, आज कई 50 वर्ष तक आपने राम जन्मभूमि के विरोध में आपने सुप्रीम कोर्ट में लड़ाई लड़ी, हाई कोर्ट में लड़ाई लड़ी। आप हार गए तो आपने काला दिवस बनाया, काले कपड़े पहनकर। क्या गलत कह दिया अमित शाह जी ने? आप जो कहीं मोड़ के ले जाएंगे। देखिए ये आप मल्लिकार्जुन साहब के बारे में कल कह रहे थे बैठे हुए कि मल्लिकार्जुन जी को पार्लियामेंट से और ईडी ने संबंध बुला दिया। अरे भाई, मुजरिम है, उन पे केस चल रहा है, उन्हें पूछताछ के लिए बुलाया गया है, पहले देश के नागरिक है। ठीक है भाई, ठीक है। अगर बुला ले तो क्या हर्ज हो गया? ठीक है। पहली बात तो ये भटनागर जी, आ रहा हूँ उपाध्याय जी। आरोपी और मुजरिम में फर्क होता है। उपाध्याय जी आ रहा हूँ मैं। जब कोई आरोप उपाध्याय जी किसको बुलाया जाता है? उपाध्याय जी मैं आ रहा हूँ आपके पास। रत्नाकर जी देखिए, रत्नाकर जी देखिए, किसी बंगाली बाबा की आवश्यकता नहीं है आपको एक मजबूत इच्छा शक्ति की आवश्यकता है। वो आपको कहीं दिखानी होगी, और जो कल आपने किया ना, उससे कोई बहुत बड़ा संदेश नहीं गया है, ये आपको समझना होगा। देखिए त्रिशूल जी, अभी मैं भारतीय जनता पार्टी के भटनागर जी जो हैं उनकी बातों को सुन रहा था। मैं उनके पहले चीज तो जो ऑब्जेक्शन में मतलब मुझे तुरंत उठा लेना चाहिए, लेकिन मैं सोचा कि अपनी बातें पूरी कर लें, तब मैं उठाता हूँ। देखिए, ये लोग भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने आज देश में एक परसेप्शन क्रिएट कर दिया, ठीक है। किसी के ऊपर आरोप लगा देना और उसकी जांच, उस पर कार्रवाई उसके ऊपर शुरू करा देना, ये देशवासियों को सिर्फ ये बताने की कोशिश करते हैं कि ये आरोप नहीं है, ये मुजरिम है। जैसा कि अभी आपने सुना कि किस प्रकार से सिर्फ आरोप लगाने वाले को मुजरिम ये लोग करार देते हैं। सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए, मैं आऊंगा आपके पास। ये मुजरिम करार देते हैं, तो इनकी मानसिकता क्या है? अरे आप लोगों ने ईडी की जांच जो करवाई है पूरे देश में, 5000 से ऊपर ईडी का जो केस रजिस्टर हुआ है मोदी काल के दौरान, उसमें कन्विक्शन रेट कितना है जरा इनसे पूछ लीजिए। कन्विक्शन रेट 14 से 15% है सिर्फ कन्विक्शन रेट। तो आप बाकी के 85% लोग हैं, वो क्या मुजरिम है क्या? बिल्कुल मुजरिम नहीं है। उनके शक के आधार पे उनकी जांच कराई जाती है। तो उसी तरह से आप लोग जो भारतीय जनता पार्टी है, कांग्रेस के नेताओं के ऊपर तो रोज शक करते हैं और रोज आरोप लगाते हैं। आप अब देखिए, विधायिका का कितना बड़ा अपमान है कि लीडर ऑफ अपोजिशन मल्लिकार्जुन खड़गे जी सत्र के दौरान उनको ईडी पूछताछ के लिए बुला रही है। क्या ये विधायिका का अपमान नहीं है? तो पूछताछ के लिए बुला रही है। संजय राउत को तो गिरफ्तार कर लिया भाई,
जब उसका क्वेश्चन लगा हुआ है, जब प्रश्न लगा हुआ है और उस समय आप जांच के लिए बुला रहे हैं, इसका मतलब ये है कि आप सदन में उनकी आवाज को नहीं उठाने देने के लिए आप उस टाइम पे बुला रहे हैं। ठीक है, दूसरी चीज मैं ये कह रहा हूँ, ये भाई साहब कह रहे थे कि ईडी की जांच करा रहे हैं तो क्या गलत कर रहे हैं, ईडी की जांच होनी चाहिए। बिल्कुल, आप ईडी की जांच कराइए ना, कौन मना कर रहा है। जो लोग अपराधी है पकड़े जा रहे हैं, 50 करोड़ जिसके पास पकड़ा जा रहा है, सजा दिलाइए, तुरंत सजा दिलाइए, फास्ट ट्रैक से लाइए उनको जेल में तो खुश कीजिए। अरे भाई सुन लीजिए रत्नाकर जी सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, ऐसे मत कीजिए। एक तो आप ऐसे हंसते हैं, ऐसा लग रहा है विपक्ष के ऊपर ही हंसते हैं आप। कोई सवाल मैं करता हूँ तो नहीं, ये मेरे मित्र हैं, नहीं, मैंने सवाल किया आपसे और भटनागर जी ऐसे हंस रहे थे, मान लीजिए पूरे विपक्ष की हंसी उड़ा रहे हो। अरे नहीं साहब, वो मित्र है मेरे। मैंने तो यही सवाल किया था कि आपको किसी बंगाली बाबा की जरूरत नहीं है भाई, आपको जनता से जुड़ने की जरूरत है। जो उपाध्याय जी कह रहे थे कनेक्ट, बात पूरी कर लेता हूँ। ये भाई साहब जरा मुझे बता दें कि 5000 से ज्यादा जो केसेस दर्ज हुए हैं इस मोदी कार्यकाल के दौरान ईडी में, उसमें कितने भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के ऊपर इन्होंने कार्रवाई की है? अगर उनके ऊपर किया है तो 5 ऐसे आदमी का नाम बता दें। मैं चैलेंज देके कहता हूँ त्रिशूल जी, मैं आपके चैनल के माध्यम से कि मैं राजनीति छोड़ दूंगा अगर ये बता देंगे कि जिसके ऊपर ये 5 बीजेपी नेताओं के ऊपर सांसद और विधायक इसमें तो निकल जाएंगे 5000, आपको राजनीति छोड़नी ही पड़ जाएगी, समझ लीजिए। 5000 का नाम लेंगे ना, 5000 का नाम लेंगे ना तो निकल जाएंगे 5। नहीं तो मेरा ये कहने का मतलब है, सुन लीजिए, मेरा कहने का मतलब ये है कि आप जो है बड़े बड़े घोटाले करके बैठे हैं, 5-5 हजार करोड़ का येदियुरप्पा जी, उनको आप मुख्यमंत्री बनाते हैं और 10,000 करोड़ का गबन का आरोप जो है नारायण राणे के ऊपर लगा हुआ है, उनको आप केंद्रीय मंत्री बना के बैठे हैं। आप कर्नाटक में 40% ठेके में कमीशन लिया जा रहा है और एक ठेकेदार वो वीडियो बनाकर सुसाइड भी करता है, उसके ऊपर आप जांच नहीं कराते हैं और आप नाहक विरोधी दल के नेताओं को परेशान करने की कोशिश करते हैं। मतलब कहीं न कहीं आप विरोधी दल के नेताओं की आवाज को दबाने का काम करते हैं। ये मोड से जब बाहर निकलेंगे तभी तो जनता के बारे में सोच पाएंगे। आप क्यों नहीं निकल पा रहे बाहर? निकालिए ना आप बाहर, बताइए ना लोगों को, मुकदमा नंबर बताइए। एक और बात कहना था, एक उपाध्याय जी, एक लास्ट बात कहूंगा, एक अंतिम बात जो है, ये कह रहे थे भाई साहब राष्ट्रवाद कर रहे थे। ये भाई साहब जरा याद है आपको कि शायद आप तो उस समय राजनीति में रहेंगे ही नहीं होंगे। आपने राम मंदिर का, आप हमको हिंदू विरोधी हमेशा बताने की कोशिश करते हैं, कांग्रेस पार्टी को जो है अपीसमेंट की राजनीति करने का आरोप लगाते रहते हैं। आपको मालूम है कि राम मंदिर का ताला किसने खुलवाया था? हिंदुओं की भावनाओं को किसने वहाँ पे किस प्रकार से भावनाओं का ख्याल रखा गया था? फिर बीच में बात कर रहे हैं। नहीं कम से कम बोल तो लीजिए। नागर जी, आप बहुत खराब है, बहुत खराब है। आप 370 हटाने का हमने विरोध नहीं किया है। हमने 370 हटाने की प्रक्रिया के ऊपर विरोध किया है। ये शायद आप गलत जो है लोगों को बताने की कोशिश करते हैं। लेकिन मैसेज राष्ट्रवाद जो है आप थोड़ा उड़े हुए हैं, आरोप भारतीय जनता पार्टी कांग्रेस के ऊपर लगा है। अच्छा, एक सवाल मैं पूछ लूं क्या आपसे? राहुल गांधी कितने लोगों से मिले मार्गरेट अल्वा के चुनाव को लेकर? बताइए रत्नाकर जी कितने लोगों से मिले मार्गरेट अल्वा के चुनाव को लेकर? कितने दलों से मुलाकात की? जी देखिए सुशील जी, बहुत गंभीरता से मैं ये बात कहना चाहूंगा नहीं की जी। क्या होता है, जब राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति का चुनाव होता है तो निश्चित रूप से संख्या बल के आधार पर जीत और हार तय होती है। लेकिन कभी भी
अगर हम ये जानते हुए भी कि संख्या बल इनके पास ज्यादा है, हम मैदान छोड़ के भाग तो नहीं सकते, जैसा कि तृणमूल कांग्रेस आज भाग गई है मैदान छोड़ करके। हम कहीं न कहीं मुख्य विरोधी दल होने की वजह से सारे विरोधी पक्ष के नेताओं को एकजुट करके लड़ाई लड़ने की कोशिश कर रहे हैं। उसका नतीजा क्या हुआ? राष्ट्रपति के चुनाव में भी आपने देखा होगा कि 1969 के बाद सबसे कम प्रतिशत वोट से राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू चुन के आई। 53 साल के इतिहास में पहली बार हुआ कि जो विरोधी दल का नेता जो चुनाव लड़ता है राष्ट्रपति का, वो सबसे ज्यादा वोट हासिल किया है। तो ये कहीं न कहीं हमारी लड़ाई की, हम मैदान छोड़ेंगे नहीं, हम लड़ाई लड़ेंगे, हारना जीतना ये मेरा सवाल मैं एक बार दोहरा देता हूँ रत्नाकर जी। मेरा सवाल ये था कि आपने मार्गरेट अल्वा को उम्मीदवार बनाया था कांग्रेस ने, कितने दलों से आपने, राहुल गांधी ने मीटिंग की कि वोट मार्गरेट अल्वा को देना है, उन्होंने कहा कि मेरे फ़ोन डाइवर्ट कर दिए गए हैं, तब भी आपने कुछ नहीं कहा और आपने इस चुनाव को भी गंभीरता से नहीं लिया। क्या ये सच नहीं है? देखिए, सारे विपक्षी नेताओं से हमारा संपर्क है और सारे विपक्षी नेताओं की मीटिंग भी हुई है, ठीक है। उसमें टीएमसी ने जो है वो न्यूट्रल रहने का जो बात भी कहा है, क्योंकि उनको ये कहना है कि हमसे संपर्क नहीं किया गया। अरे भाई, इतने बड़े चुनाव में, जहाँ पे राष्ट्रपति के चुनाव में आप खुद आती हैं और जो है सबको एकत्रित करने का काम करती है और लड़ाई लड़ती है, तो ये धनखड़ जी जो उपराज्यपाल थे, जब राज्यपाल थे वहाँ पे पश्चिम बंगाल में, तो सबसे ज्यादा प्रखर रूप से उन्होंने टीएमसी के ऊपर ही आरोप लगाए। और अभी टीएमसी जो बैठ जा रही है, तो कहीं न कहीं राजनैतिक कुछ न कुछ मजबूरी। अच्छा देखिए ठीक है, मैं आऊँगा आपके पास, मैं आऊँगा। अरे भाई आऊँगा आपके पास, आऊँगा। आरबी उपाध्याय जी, आप देखिए कहानी के पहले सेशन में ये होता है कि ममता बनर्जी उम्मीदवार लेके आती हैं राष्ट्रपति चुनाव का और कांग्रेस बिल्कुल एकदम समर्थन कर देती है। फिर ये होता है दूसरे सेशन में कि उपराष्ट्रपति पद का उम्मीदवार कांग्रेस लेके आती है, टीएमसी कह देती है हम नहीं देंगे वोट, हमें चुनाव से दूर रहना है। अब आप समझिए दोनों ही स्थितियों में कांग्रेस कहाँ खड़ी रही। देखिए, रत्नाकर जी अच्छे प्रवक्ता हैं और उन्होंने बड़ा साफ तौर पर कहा है, दर्शकों ने सुना भी है कि भटनागर जी मित्र हैं। देखिए, मित्रता दिखती है, ये नहीं है, जनता भी समझती है। देखिए, जब पेंशन का मामला आएगा, एमपी एमएलए मिनिस्टर 4-4 पेंशन लेंगे, सरकारी कर्मचारी 30 साल नौकरी करके एक पेंशन नहीं लगेगा। दूसरा, आप पारदर्शिता की बात करते हैं, पॉलिटिकल पार्टियां आरटीआई के दायरे में नहीं आएंगे और जो कोई कोशिश करेगा, मित्रता काम आएगी। सदन में कहेंगे कि नहीं आएंगे, हम चंदे का सोर्स नहीं बताएंगे। अगर स्वच्छता की बात करते हैं तो बताइए ना जरा। और जैसे सरकारी कर्मचारी की पेंशन बंद कर दी, भी एमपी एमएलए क्या नौकरी करने आते हैं? क्यों पेंशन लेते हैं? सेवा करने का क्या पैसा चाहिए? तो देखिए, बहुत सारी विडंबना इस देश के अंदर रत्नाकर जी, भटनागर जी हैं और जनता बहुत नजदीक से देख रही है। और जनता की नजर में छवि, जो राजनेता की छवि है, आप देखेंगे, मैं नहीं कह रहा हूं, ये पार्लियामेंट में कहा जा चुका है कि हमारी जो साख है वो गिर रही है, जनता में हमारा विश्वास घट रहा है। एक बार एक एमपी एमएलए एक बार जीत जाए, अपनी 8 पुस्त का इंतजाम करके चला जाता है। कौन से देश में ये कानून है कि मैं अपना वेतन तय कर लूं? लेकिन हिंदुस्तान के अंदर है, एमपी एमएलए अपना वेतन खुद तय करते हैं। क्या ये अधिकार सरकारी कर्मचारी को है कि वो अपना वेतन तय करे? क्यों नहीं उसके लिए रिफॉर्म लाया जाता? क्यों नहीं जनता की कमेटी बनाई जाती जो एमपी एमएलए मिनिस्टर इनकी सैलरी तय करे? किसान आपकी तो नोटों के अंबार कमा लेते हैं आप। आपके यहाँ तो आपके दोस्तों के यहाँ इतने नोट मिलते हैं, 2000 की 5000 की गड्डियां जो ट्रकों में भरनी पड़ती हैं। आम आदमी इस महंगाई में 2 जून की रोटी के लिए परेशान है, उसकी चिंता कितने लोगों को है?
कितनी पॉलिटिकल पार्टियों को है। तो ये सब मित्रता का प्रश्न है, यानी सभी आपस में मित्र हैं। कुछ दिन मौका आपको मिला है, आप लूट लें, फिर जनता मुझे मौका दे तो शायद मैं भी लूट लूं। बहुत ज्यादा दिन तक न जनता को लूटा जा सकता है, न जनता को मूर्ख बनाया जा सकता है। जनता सारी चीजों को समझती है, कौन कितना राष्ट्रभक्त है, कौन कितना देशद्रोही है। तो ये सब चीजें कोई छुपती नहीं है। मेरे कह देने से या टीवी चैनल पर डिबेट करने से न किसी की कोई छवि खराब होगी और न हम किसी की छवि को अच्छा बनाते हैं। वो हमारा काम नहीं है, वो पत्रकार का काम नहीं है, वो प्रवक्ताओं का काम है। आप लोगों को पार्टी ने प्रवक्ता बनाया है तो आप उनका महिमा मंडन करिए। मैं महिमा मंडन नहीं कर सकता। मैं जनता की बात करूंगा, मैं जनता के मुद्दों की बात करूंगा और ये मेरा धर्म है। मैं अपने धर्म को निभाऊंगा। ठीक है। आप ईमानदारी, पारदर्शिता, देशभक्ति, मुझे नहीं लग रहा। आप देशभक्ति की बात कर रहे हैं, कितने नेता हैं जिनके बेटे शहीद होके आते हैं तिरंगा में लपट के? मुझे बताएं, वो परिवार मुझे गिना दें। तो मैं मानूंगा कि वाकई में आप देश के सेवक हैं, सच्चे सेवक हैं। सिर्फ 4 आंसू बहा देने से, 2 फूल दे देने से आप राष्ट्रभक्त का सर्टिफिकेट नहीं ले सकते। अगर राष्ट्र की इतनी चिंता है तो मैं तो ये कहूंगा, त्रिशूल जी, मैं कई बार कहता हूं कि नेताओं के लिए मैंडेटरी हो कि 5 साल बॉर्डर पर रह के आए तब राजनीति करें। तो इन्हें वो दर्द महसूस होगा जो सैनिक बॉर्डर पर खड़ा है, माइनस टेम्परेचर में देश की रक्षा कर रहा है। एहसास भी तो हो। और जब तिरंगे में लपट कर जब लाश आती है किसी जवान की, उसका दुख क्या होता है नेता को तब समझ में आएगा जब उसके परिवार से कोई उस सम्मान को हासिल करेगा। ठीक है। तो विडंबनाएं हैं, बिल्कुल बिल्कुल, और जनता सब जानती है, वक्त आने पर अपना जवाब भी देती है। भटनागर जी, दरअसल कई बार बहुत संवेदनशील बातें हो जाती हैं और सही बात है कि जनता की अपेक्षा, आप कह रहे थे उपेक्षा, वाकई में जनता की जो उपेक्षा हो रही है इन सब चीज़ों में, इन लड़ाइयों में, बड़ी लड़ाइयों में, कहीं ना कहीं लोकतंत्र में विश्वास है, इसीलिए ये पूरा इतना बड़ा सब खड़ा है जो दिख रहा है। लेकिन इसके बावजूद वो नहीं हो पा रहा जो होना चाहिए। उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति सब चुनाव हो जाएंगे, एनडीए जीत जाएगा, कभी यूपीए जीत जाएगा, कहीं कांग्रेस जीत जाएगी, कहीं बीजेपी जीत जाएगी, लेकिन जो बात जनता के मर्म की है उसको होना चाहिए। सदन नहीं चला, ये भी जनता को दुख है। 1.5 करोड़ रुपए घंटा खर्च हो रहा है 1 घंटे का, ये भी जनता के लिए विडम्बना है। और हम जनता का है। और 21वीं शताब्दी में हम लोकतंत्र का वो वैभवशाली रूप नहीं देख पा रहे हैं जो हमें देख लेना चाहिए था 75 साल बाद। आज हम आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं, तो ये बातें भी ज़रूरी है। तिरंगे के नीचे एक मजबूत लोकतंत्र खड़ा रहना चाहिए, भुजाएं उसकी मजबूत होनी चाहिए और वही तिरंगे को पकड़े खड़ा रहे, ये होना चाहिए। त्रिशूल जी, क्या आपने जो बात कही कि तिरंगा मजबूत पकड़े खड़ा होना चाहिए, उसका नेतृत्व मजबूत होना चाहिए, क्या मैं पुरानी भूली बिसरी बातें बताऊं अपने पार्टी की, अपनी सरकारी कार्यकारी संगठन और संगठित, और आपका हमारा तिरंगा मजबूत हो गए देशवासियों को प्रदेश से कैसे लाया गया आपदा में। ये देश की एकमात्र शक्ति है तिरंगा, कि आप रूस और यूक्रेन का युद्ध रुकवा के अपने देश के नागरिकों को लाते हो। ये तिरंगे की असलियत बताता हूँ। जब ये तिरंगा झंडा के बारे में शुरू में रत्नाकर जी कह रहे थे, रत्नाकर जी, अगर अमृत महोत्सव 75 वर्ष देश की आजादी को बन रहा है तो आपको तो साथ खड़ा होना चाहिए और आपको तो बढ़ चढ़ के हिस्सा लेना चाहिए। भारतीय जनता पार्टी तो बात ही बनी है। सुन, अरे सर मेरे ना खड़े तिरंगे से आप तो खड़े हो जाइए। बीजेपी की समस्या तो यही है, समस्या तो यही। बीजेपी क्या एजेंडा है? अगर घर घर भाजपा अगर लगवा रही है तिरंगा, क्या गलत करा रही है? सबको अगर एहसास करा रही है देश भक्ति का एहसास सबको होना चाहिए। आप क्या हो रहा है?
हर घर तिरंगा की तरह हर घर रोजगार अभियान भी चलाइए। कमी है आप पे, हर घर यही कमी है। आप लोग जनता की नजरों से गिर जाते हो ऐसी बातें करके। आप यही बहुत बड़ी कमी। सही बात बोलेंगे हम। आप जनता को बात करेंगे कि हमारा बोलने का तात्पर्य क्या है। मैं आपके माध्यम से तिरंगे के साथ खड़े रहकर भी आपको आप गलत तरीके से सशक्तिकरण करेंगे, आप गलत तरीके से सशक्तिकरण करेंगे, लेकिन आज नहीं थोड़े दिन बाद नहीं सकते हैं आप। जनता जानेगी सही तिरंगा यात्रा ठीक है, माँ की कोई मार्केट नहीं करता, भारत माँ की कोई मार्केट नहीं करता, भारत माँ का दिल में स्थान रखता है, दिल में स्थान रखता है भाई साहब। भारत माँ को में स्थान रखता है। आप रोजगार यात्रा करिए तिरंगा यात्रा के लिए, तो हम आपको बधाई देते हैं। उसी तरह रोजगार यात्रा भी अरे भैया बधाई मत दीजिए, यात्रा यही कर लेंगे तो विपक्ष किसकी है? ये तिरंगा यात्रा कर रहे हैं, आप रोजगार यात्रा करिए या रोजगार यात्रा करिए तो सही करेंगे। और लाल चौक पे देखे ना हजारों हजार बाइकों ने तिरंगा यात्रा निकाली है। जम्मू कश्मीर लाल चौक पे कभी आपने झंडा मोहन भागवत जी ने अपना डीपी नहीं बदला अभी तक। अरे कोई भागवत भी नहीं बदला, अभी हमने भी नहीं बदला। भागवत जी ने डीपी नहीं बदला अभी हमने भी नहीं बदला, चिंता मत कीजिए। आप लोग का अभियान चल रहा है, डीपी बदलो डीपी बदलो, क्योंकि आरएसएस यही करते हैं कि अपने मुख्यालय पे तिरंगा तो फहरा ही नहीं, एकदम आपको बहिष्कार तो फहरा ही नहीं जा रहा है। और 5 लाख सम्मान आरएसएस या उसके बेचारे गिनती गिनाई आप उतने भटनागर जी देखिए नहीं बोलने देंगे, मुझे पता है। प्रदीप जी पे हाथ रख दे। अब आप दोनों मैं खत्म करो जी, खत्म। यात्रा देश के सबको अधिकार है, भाजपा का अधिकार नहीं है, सब पार्टियों सब जनता का अधिकार है। अगर किसी ने लो जलाई है, अगर श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने हम तो हमारे दो की लो जलाई तो सबने साथ दिया और घर घर लगभग प्रचार भी करा और दिखवाया भी। और आप तिरंगा अगर भारत की आजादी को 75 वर्ष होने जा रहे हैं तो सबको देश को एकजुट होना चाहिए। पक्ष और विपक्ष बात नहीं है। अगर पूरी दुनिया जो विदेश में हमारे भारतीय नागरिक रहते हैं, हिंदू हो या मुस्लिम हो, जब को आह्वान कर चुके, हम देश में रह के आह्वान नहीं कर पा रहे। आरएसएस अरे सब आरएसएस को ठीक है रत्नाकर जी क्या लग रहा है कि विपक्ष कहीं ना कहीं विपक्ष झंडा लगाए, कपड़े पहन लिए, तिरंगा झंडा क्यों नहीं था आप लोगों के हाथ में? तिरंगा आपने आंदोलन सत्याग्रह का तब आपके हाथ में तिरंगा झंडा क्यों नहीं था? आप दो लोगों को जमानत जो छूटे हुए लोगों को जब छुड़वाने जा रहे थे, झंडा कहाँ मिला? काले झंडे तिरंगा आप महंगाई की बात, एक मिनट में खत्म कर रहा हूँ, एक मिनट उपाध्याय जी खत्म कर रहा हूँ लास्ट में। आप महंगाई उपाध्याय जी एक मिनट खत्म कर रहा हूँ। ठीक है, आपका कहना है कि भारतीय जनता पार्टी ने पूरे देश में महंगाई कर रखी है। बिल्कुल आपकी बात को मैं बिल्कुल आज मैं आदर करता हूँ, सम्मान करता हूँ, माथे से भी लगा। सदन में महंगाई कहाँ है? सुन लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ, जिन राज्यों में भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है, जहाँ आपकी सरकार है, विपक्ष की सरकार है, कोई ऐसा काम करके दिखाया है आपने महंगाई रोकने का, पेट्रोल डीजल रोकने का, और एक मिसाल बने हो आप देश के लिए कि देखिए ये कांग्रेस की सरकार इस राज्य में चला रही है सरकार, और कितना अच्छा राज्य सरकार चला रही है, महंगाई कम कर रखी है, पेट्रोल डीजल कम कर रखा है, और भारतीय जनता पार्टी ने बढ़ा रखा है। सुन लीजिए, मैं राज्य सरकार की बात कर रहा हूँ। अरे उत्तर प्रदेश में आज भी पेट्रोल मिलता है, मध्य प्रदेश में आज भी पॉलिसी लेके ठीक है भाई, सुन लीजिए अब समय भी समाप्त हो रहा है। सुन लीजिए, एक एक करके सुन लीजिए सबकी भाई, जल्दी से समाप्त कर लीजिए। प्रदीप जी रत्नाकर जी के पास जो आपकी महाराष्ट्र में अगाड़ी और पिछड़ी सरकार थी जो धूमिल हो गई, अब भाई सरकार ने आते ही पेट्रोल डीजल के रेट कम कर दिए, उस पर क्या कहेंगे आप? काम करने की मंशा होनी चाहिए। अरे मंशा तो होनी चाहिए, अरे जो ऑटो रिक्शा चलाते हैं, जो चलाते हैं ना, आप महंगाई की बात कर रहे हैं, महंगाई पे जवाब दे दीजिए। अरे रत्नाकर जी महंगाई पे जवाब दे दीजिए ना। आप अपने मिसाल दे रहे हैं, आप अपने राज्य में कौन सी मिसाल दे रहे हैं बताइए, मिसाल तो वही तो आप जो आज आप भटक रहे हैं, एक तरफ आप अच्छा ठीक है भाई, ठीक है, सुनिए रत्नाकर जी मैं ये पूछ रहा हूँ आपसे, क्या विपक्ष बार बार ऐसे ही पराजित होने का कीर्तिमान
बनाने की ओर अग्रसर होता रहेगा, या विपक्ष एकजुट होकर सत्ता पक्ष को ये कहने में कामयाब होगा कि नहीं, ये बात हमने जनता के पक्ष की कही है। ये त्रिशूल जी, आज सड़क पे अगर कोई पार्टी दिख रही है तो वह सिर्फ कांग्रेस पार्टी है जो इस तानाशाही सरकार के खिलाफ लड़ाई लड़ रही है। चाहे सड़क हो या संसद हो या कहीं पे भी देखिए, ये कांग्रेस पार्टी ही लड़ाई लड़ रही है। बाकी विरोधी दल के जो नेता है, क्षेत्रीय पार्टियां, जैसा कि नड्डा जी कह रहे हैं कि सबको खत्म कर देंगे, एक अभियान में जुटे हुए हैं और उसको खत्म करने की कवायद इसकी चालू है। महाराष्ट्र देखा आपने, जेडीयू का भी हस्त वही होगा, देख लीजिएगा आने वाले भविष्य में। तो मेरा ये कहना है कि देश क्या लोकतंत्र खत्म हो गया है। आप लोग लोकतंत्र में जो मैंने अभी लोकतंत्र की बात करी, राजस्थान के लोकतंत्र का अरे सुन लीजिए प्रदीप जी, सुन लीजिए प्रदीप जी क्या करते हैं ऐसे, सुन लीजिए भाई, सुन लीजिए, आप विपक्ष की लगातार आवाज दबा रहे हैं, सुन लीजिए भाई। आप विपक्ष का उपहास कर रहे हैं, उनके मुद्दों को मोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं और सुन भी नहीं पा रहे हैं। ठीक है, समय समाप्त हो रहा है। प्रदीप जी, रत्नाकर जी, आरबी उपाध्याय जी, आप तीनों का धन्यवाद डिबेट में जुड़ने के लिए। दरअसल विपक्ष उस चुनौती को देने में हर जगह हर मोर्चे पर नाकामयाब हो रहा है जो चुनौती जो सत्ता पक्ष को देनी चाहिए लोकतांत्रिक रूप को मजबूत करने के लिए, वो शायद नहीं हो पा रहा है। और इस बार फिर उपराष्ट्रपति के चुनाव में वो देखने को मिला है और एनडीए विजय की ओर अग्रसर हो रहा है। और शायद इस बार यही विपक्ष के लिए आत्मविश्लेषण का समय है। समय रहते अगर विपक्ष ने आत्मविश्लेषण किया तो निश्चित रूप से लोकतंत्र मजबूत होगा। बहरहाल देश विदेश की ताज़ा तरीन खबरों के लिए आप देखते रहिए एएनपी न्यूज़।